शाजापुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर पुलिस ने एक ऐसे फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जिसने प्रेमिका से शादी के लिए फर्जी वाड़ा कर दिया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। प्रेमिका को पाने की चाहत, नकली दरोगा बनना पड़ा भारी। खुली पोल, पुलिस ने किया अरेस्ट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के नकली खेल का पर्दाफाश हो गया और वो कानून के शिकंजे में घिर गया। पुलिस की वर्दी पहनकर फोटो में जो टशन दिखा रहा है वो भी एकदम नकली है। ये खुद को सब इंस्पेक्टर बताता था। अपने प्यार को पाने की खातिर इसने ये नकली खेल खेला। दरअसल जिस लड़की से ये प्यार करता था ये उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो नौकरी नहीं करता है। लड़की के परिवार वाले उसकी शादी किसी सरकारी नौकरी करने वाले से करवाना चाहते थे, लेकिन आरोपी के लिए ये मुमकिन नहीं था। इसके बाद उसने फर्जीवाड़ा कर दिया। आरोपी गौरव मथुरा का रहने वाला है। मथुरा से शाहजहांपुर आया, जहां किराए का मकान लेकर रहने लगा। प्रेमिका और उसके परिजनों को बताया गया कि वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया है। शाहजहांपुर में पोस्टिंग है। लड़की के परिजनों को वर्दी के साथ 2 स्टार लगी फोटो भी भेजी। इसके बाद लड़की के परिजन मान गए। इसी आधार पर दोनों की सगाई भी हो गई। लेकिन फर्जी दरोगा गौरव शर्मा की ये करतूत ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और शादी होने से पहले ही उसकी नकली दुनिया का काला सच सामने आ गया। दरोगा बनकर यहाँ पर खुटार के कस्बे में रह रहा था, जबकि वो वास्तविक रूप से दरोगा नहीं है। इसी पर जांच के आधार पर उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया 498/25 और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। 3 साल पहले गौरव मथुरा से आकर शाहजहांपुर में खुटार कस्बे में रहने लगा। पुलिस की 2 वर्दी सिलवाई। वर्दी पहनकर प्रेमिका और उसके परिजनों से बात करने लगा। जिस इलाके में ये रह रहा था वहाँ उसने लोगों को बताया था कि वो लखीमपुर खीरी के मेलावी थाने में तैनात है, ताकि इस पर आसपास कोई शक भी न करे। सगाई से पहले लड़की के परिजन गौरव से मिलने उसके कमरे पर आए। उसने उनकी काफी आवभगत की और जाते वक्त वर्दी का रौब दिखाकर हाईवे पर टोल देने से बचाया भी। इसके बाद लड़की के परिजन मान बैठे थे कि लड़का वाकई में पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। आरोपी की सच्चाई सामने आई और पुलिस ने उसे उसके कमरे से गिरफ्तार कर लिया। शाहजहांपुर से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और प्रयागराज में एक शख्स ने 2 शादियां करके दोनों महिलाओं को धोखा दे दिया। जब सच्चाई सामने आई तो दोनों पत्नियों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखें। दो पत्नियों को धोखा, पति का सामने आया फर्जीवाड़ा। प्रयागराज में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले एक शख्स ने 2 महिलाओं से शादी की और दोनों को अंधेरे में रखा, लेकिन उसका सच भी ज्यादा दिन तक छिप नहीं सका। पहली लव मैरिज की थी और दूसरी परिजनों की रजामंदी के साथ, यानी अरेंज मैरिज। आरोपी राहुल काफी समय तक एक पत्नी को शहर और दूसरी पत्नी को अपने गांव में रख रहा था, लेकिन जल्द ही उसका भंडाफोड़ हो गया। इससे उसकी दोनों पत्नियों के घर संसार में भूचाल आना तय था और हुआ भी यही। दोनों महिलाएं पुलिस के पास पहुंची और अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। दोनों महिलाओं का कहना है कि उनके पति के धोखे की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे पता चला कि राहुल ने 2 शादी की है और आप लोग फिर कैसे क्या हुआ? हमारी शादी के मैक्सिमम 1 महीने बाद ही पता चला है। हमारी शादी के नवंबर में हुई थी सर, हमें जनवरी में पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी किया है। जब मैंने उनके फ़ोन पे फ़ोन किया और फ़ोन ना उठाने की बजाय ये मतलब उनकी जो शिवांगी ने कॉल उठाया, उसके थ्रू मुझे पता चला कि ये शादी कर चुकी है। दलापुर गांव के रहने वाले राहुल ने 1 साल पहले अपनी प्रेमिका के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसे पता चला कि राहुल ने दूसरी शादी भी की हुई है। दूसरी शादी का भेद तब खुला जब उसने राहुल के मोबाइल पर कई बार कॉल लगाया, लेकिन वो बात नहीं कर रहा था।
एक दिन उसकी दूसरी पत्नी ने कॉल उठाया तो इसके बाद पूरा मामला खुल गया। राहुल की शादी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। जब दोनों पत्नियों ने राहुल से पूछा कि उसने दूसरी शादी क्यों की, तो उसने बताया कि परिजनों के दबाव में उसने ये फैसला लिया। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल की पहली पत्नी ने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। वहीं पहली पत्नी का आरोप है कि राहुल उसे और बच्ची को छोड़ने की धमकी दे रहा था। दूसरी पत्नी भी जिंदगी में उठे इस तूफान से उबर नहीं पाई है। वो दिल पर पत्थर रखते हुए चाहती है कि राहुल पहली पत्नी और बच्ची के पास रहे। हमको ऐसे पता चला जब हमारी शादी हुई तो शादी के 1 महीने बाद हमको ये पता चला कि पहले से शादी कर रखे हैं। हमको ऐसे पता चला ये सो रहे थे तो उस समय कॉल पे कॉल खुशबू का आ रहा था। मैं कॉल उठाई, बोली कि आप मेरे पति के नंबर पे क्यों बार बार कॉल कर रही हैं। तो बोली कि वो हमारे पति हैं और मैं उनकी वाइफ हूँ। तो मैं बोली ठीक है, तो मैं भी तो उन्हीं की वाइफ हूँ। तो फिर इसी दौरान हमको पता चला ये सारी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग जितना भी शादी का था सब हमारे पास भेजी। मैं देखी तो उस पर अपने घर वालों को बताई तो घर वाले हमारे इस पर एक्शन लिए। प्रयागराज की इस घटना में 2 महिलाओं की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में अगर आप कड़ाके की सर्दी की उम्मीद कर रहे हैं तो इसके आसार कम हैं। नवंबर का महीना सूखा बीतने के साथ ही आने वाले दिनों में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है। देखिए, दिसंबर आने को है लेकिन लोगों को अब भी मामूली सर्दी का ही एहसास हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि अच्छे विंटर सीजन के लिए पोस्ट मॉनसून सीजन में बारिश जरूरी होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। खासकर नवंबर का महीना ड्राई जा रहा है। यही वजह है कि तापमान सामान्य के आसपास या उससे ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा है और आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार कम हैं। अक्टूबर में तो हमारा थोड़ा नॉर्मल, वैसे नॉर्मल भी कम रहता है। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम जैसे प्रेसिपिटेशन हो गई थी खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, तो उससे हमारा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रिपोर्ट हो गया था। जबकि नवंबर में अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है और नॉर्मल भी जो नवंबर में हमारा प्रेसिपिटेशन नॉर्मल है वो काफ़ी लो है। यहाँ सबसे वी कैन से कि उत्तराखंड में तो ड्राइस्ट, दिस इज अ ड्राइस्ट पीरियड रहता है नवंबर मंथ। इसमें सबसे कम संभावना होती है जहाँ पे बारिश होने का। बारिश न होने के चलते तापमान में अंतर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। नवंबर का महीना ड्राई जाने के साथ ही जो लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बर्फबारी नहीं देने वाला है। हालांकि बादल छाने के चलते हल्की ठंड जरूर मिलेगी। भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और अयोध्या में आने वाली 25 तारीख बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। इसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारियां चल रही हैं। देखिए, प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या में फिर इतिहास बनने की तैयारी हो रही है। राम भक्तों को 25 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि एक और दिव्य क्षण आने वाला है, क्योंकि इस दिन मंदिर में धर्म ध्वजा लहराई जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच मंदिर के मुख्य शिखर पर भव्य धर्म ध्वज फहराया जाएगा। मंदिर के मुख्य शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ध्वज स्तंभ पर पीएम मोदी ध्वज का अनावरण करेंगे। उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। मंदिर में लगाया गया ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम बटन दबाने के लगभग 10 सेकंड के भीतर ध्वज को शिखर पर लहराने की क्षमता रखता है। मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की परंपरा सनातन संस्कृति में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि मंदिर के शिखर पर फहराया गया ध्वज पूरे क्षेत्र में रक्षा का काम करता है, नकारात्मक तत्वों को दूर रखता है और साथ ही भगवान की उपस्थिति का संदेश भक्तों तक पहुंचाता है। ध्वजारोहण के बाद में मंदिर परिसर दीप सज्जा, पुष्प सजावट और पारंपरिक अलंकरण के बीच एक दिव्य उत्सव धाम में बदल जाएगा, जिसके लिए 25 नवंबर का ये क्षण सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं बल्कि
हर एक श्रद्धालु के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ध्वज को केवल सजावटी प्रतीक नहीं बल्कि मंदिर में दिव्य ऊर्जा के आगमन और संचार का सूचक माना गया है। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाएगा वो समकोण त्रिकोणीय आकार का होगा, जिसकी चौड़ाई 11 फीट तो लंबाई 22 फीट होगी। ध्वज का रंग हल्का भगवा, मध्य में सूर्य का चिन्ह होगा। कोविदार वृक्ष ओम प्रतीक चिन्ह भी अंकित होंगे। ध्वजारोहण समारोह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि सदियों की आस्था और परंपरा का महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक पल के लिए जो मुहूर्त चुना गया है वो पूरी तरह वैदिक गणना, ज्योतिषीय विश्लेषण और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर तय किया गया है। विवाह पंचमी एक शुभ मुहूर्त है। ये तो अच्छा अवसर है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर बने मंदिर पर के शिखर पर ध्वजा उसे दिन लहराई जाएगी जिस दिन भगवान प्रणय सूत्र में बंधे थे, अर्थात ब्रह्म का शक्ति से मिलन हुआ था। अभिजीत मुहूर्त में ही भूमि पूजन हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अभिजीत मुहूर्त अर्थात जिसे जीता ना जा सके उसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। कोई शुभ और कोई नक्षत्र मिले न मिले, अगर अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है तो वह अपने आप में पूर्ण मुहूर्त होता है। और मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो कई संयोग उस दिन दुर्लभ बन रहे हैं। हनुमान जी का दिन है, विवाह पंचमी है और 25 तारीख है। इस 25 तारीख में भी 5 का अंक लगा हुआ है। 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ था और 25 तारीख को झंडा फहराया जाएगा। 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन अयोध्या के प्रतिष्ठित मंदिरों से राम बारात का आयोजन होगा, जिसमें ढोल, करताल, मृदंग के साथ राम बारात निकलेगी। कनक भवन, मणिराम दास छावनी, रंग महल, जानकी महल, राम वल्लभा कुंज, श्री राम हर्षण कुंज और लक्ष्मण किला सहित 12 मंदिरों से राम बारात निकलेगी और इसके साथ झांकियां भी निकलेंगी। अयोध्या अपने अलौकिक स्वरूप को प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां प्रभु श्री राम विराजमान होते हैं वहां सब कुछ अच्छा हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। अगर हम इस ध्वज की बात कर लें तो इसमें सूर्य है, इसमें ओम है जो समन्वय का प्रतीक है, तो वहीं जो सूर्य है वह सूर्य वंश का प्रतीक है और कोविदार वृक्ष जो है वह इक्ष्वाकु राजवंश का राज चिन्ह है। यानी कुल मिलाकर यह अद्भुत छटा आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जब देखने को मिलेगी तो उसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जैसे सरयू मैया की इन लहरों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो रहे होंगे। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में 7,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। रामलला की दिव्य प्रतिमा के मूर्तिकार अरुण योगीराज इस समारोह के विशेष अतिथि होंगे। उद्योग जगत से मुकेश अंबानी, टाटा समूह के सीईओ एन चंद्रशेखरन और L&T के MD SN सुब्रमण्यम को निमंत्रण भेजा गया है। फिल्म और कला जगत से अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, चित्रकार वासुदेव कामत के शामिल होने की उम्मीद है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का ये जो मंदिर बन रहा है उसके लिए पूरा दोनों का श्रेय और योगदान है। पूरा विश्व में ये राम मंदिर अपना जो हर जगह मतलब पूरा विश्व में नंबर 1 पे एक मंदिर बन रहा है। हमने जब मंदिर फर्स्ट बार देखा तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि एक हमारे लिए अपने दिल मतलब भर के आ गया और गौर से ऊंचा हो जाता है। जब हम मंदिर में जब जय श्री राम बोल रहे तो आप अपने आप आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। बहुत सुकून दे रहा है यहाँ आने का। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो हम लोग 20-30 साल पहले जो सिर्फ सुन ही रहे थे, आज हम लोग दर्शन भी कर रहे हैं। बहुत ही शांत लग रहा है यहाँ पे। हम लोग इस घाट पे अभी 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। अच्छा, बहुत इतना बढ़िया लगा। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों के लिए एक कार सेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो अपने पूरे उरूज पर हैं, पूरे शबाब पर हैं, क्योंकि यहाँ प्रभु श्री राम के मंदिर पर ध्वज पताका लहराएगी और इसको देखने के लिए तमाम मेहमान आ रहे हैं और इसीलिए ये उनके ठहरने के लिए,
टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़े एरिया में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये कारसेवकपुरम का टेंट सिटी है। इसके अलावा भी टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने मोबाइल फोन पर सख्त प्रतिबंध लागू कर दिया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रवेश द्वार पर विशेष काउंटर्स बनाए गए हैं जहां मेहमान अपने मोबाइल फोन्स जमा कर सकेंगे। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट के बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि लोकेशन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी तरह के सिग्नल इंटरफेरेंस से सुरक्षा में कोई जोखिम न हो। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। साकेत महाविद्यालय में 3 अस्थायी हेलीपैड बनाए गए हैं। अयोध्या में हर गली हर कोना राम की भक्ति के स्वर में गूंज रहा है। रामनगरी में पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा का भव्य उत्सव हुआ था। 25 नवंबर के दिन भी ऐसी ही भव्यता दिखने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। कैंची धाम आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। जितनी तेजी से यहाँ श्रद्धालुओं की कतार बढ़ी है, उतनी ही तेजी से निर्माण की बाढ़ भी कैंची धाम के आसपास आ गई है। बिना प्लानिंग के हो रहे इन निर्माण पर सवाल उठ रहे हैं और प्रशासन अब सख्ती की तैयारी में है। देखिए। भक्तों की भीड़ के बीच नैनीताल के कैंची धाम में निर्माण की बाढ़ आ गई है। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जा रहा है। भवाली से लेकर कैंची धाम तक कंक्रीट के जंगल बनने लगे हैं। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद नदी किनारे बड़े भवन बनने पर नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण पर सवाल उठ रहे हैं। जितना कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन रोका जाना चाहिए और मुझे लगता है बहुत कमर्शियल कंस्ट्रक्शन वहाँ इलीगल भी है। उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी उन्होंने तोड़ना चाहिए। पिछले कुछ सालों में श्रद्धालुओं की बढ़ती कतार के बाद सरकार ने मास्टर प्लान के तहत कैंची धाम को विकसित करने पर जोर दिया। 38 करोड़ रुपए से पार्किंग और अन्य सुविधाओं का विस्तार किया गया, लेकिन इसी बीच देश के कई हिस्सों से लोग जमीन खरीदकर यहां लीज पर लेकर बिना नक्शे के होटल और रेस्टोरेंट बनाने लगे हैं। अगर लैंड ओनरशिप को लेके, टाइटल को लेके या नक्शे में डेविएशन को लेके कोई ऐसी संरचना बनी है, उनके चिन्हीकरण के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित अथॉरिटीज को हमने डायरेक्शन दे दिया। एक दौर में खेती और मकान के लिए सरकार पट्टा और खाम भूमि यहाँ के लोगों को देती थी, लेकिन अब वही जमीनें कंक्रीट की खेती करने लगे हैं। नियम सख्त हैं और अगर सही कार्रवाई हुई तो सरकार कई लोगों से जमीन वापस ले सकती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। वृंदावन में उस वक्त जबरदस्त बवाल हो गया जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील के बाद गोरक्षक दक्ष चौधरी अपने साथियों के साथ जबरन शराब की दुकानें बंद कराने पहुंच गए। सवाल उठता है कि धार्मिक भावनाओं के बहाने इस तरह की गुंडागर्दी का अधिकार किसने दिया। देखिए। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये सवाल हैं उस सिस्टम पर जिसके कंधों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। वृंदावन के सुनरख मार्ग पर शराब की दुकानों को जबरन बंद कराने का अधिकार इन्हें किसने दिया? बाबा बागेश्वर के अपील के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी का अधिकार इन्हें किसने दिया? सामने देख लो, ये वो रास्ता है, सामने देखो एक बार महाराज जी, ये वो रास्ता है जहाँ से सुबह प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं और जो अभी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने कहा था कि भाई जो उनके रास्ते के बीच में जो ठेका पड़ता है वो ये रहा, जो सामने ठेका देखो, शराब भी एक बार जूम करके दिखाओ, ये देखो। ये शर्म की बात है, ब्रजवासियों के लिए शर्म की बात है, मथुरा वासियों के लिए शर्म की बात है कि इस पावन भूमि पर, इस पावन धरती पे जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वहां पे दारू बिक रही है, मांस बिक रहा है। सिर्फ नशा मुक्त वृंदावन, नशा मुक्त ब्रजवास कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। इनके इलाज करने पड़ेंगे तब बंद होगा। और इलाज कैसा होता है हम दिखाएंगे, इनका कैसे इलाज करना होगा। दरअसल इस बवाल की पूरी कहानी शुरू होती है बाबा बागेश्वर की उस अपील के साथ, जिसमें उन्होंने वृंदावन में
शराब की दुकानों पर आपत्ति जताई थी। सामने देखो एक बार महाराज जी। ये वही रास्ता है जहां से स्वामी प्रेमानंद महाराज की यात्रा निकलती है। दुकानदारों का साफ कहना है कि इन दुकानों का लाइसेंस है, सरकार से इजाजत लेकर इन्हें चलाया जा रहा है। परिवहन ने ठेका दिया है आपको? हाँ, इसी जगह का लाइसेंस दिया है वो। कितनी लाइसेंस फीस आपकी जमा होगी? लाइसेंस फीस होगी लगभग 40 लाख के आसपास। अप्लाई किए हुए ठेके हैं, प्राइवेट ठेके नहीं है। अगर ये विरोध था तो ये पहले अप्लाई नहीं करते। बावजूद इसके गोरक्षक दक्ष चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन इन दुकानों को बंद कराने की कोशिश की, जिसके चलते दुकानदारों की तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया। यही वजह है कि सीधे सीधे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर क्या कानून से खिलवाड़ किया जा सकता है? कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेकों में उसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा था। इस संबंध में आबकारी विभाग से तथ्यों की जानकारी की जा रही है और इसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो ये हिदायत दिया जा रहा है कि वो संबंधित विभाग के संबंध में अपनी आपत्तियों को जाके दर्ज कराएं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा खुद के अपने लेवल पे जाके ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे कि कोई किसी व्यक्ति को असुविधा हो। वृंदावन की ये घटना भीड़ बनाम कानून की एक और मिसाल बन गई है। प्रशासन कह रहा है कि जांच होगी, लेकिन लोग पूछ रहे हैं आज दुकानें निशाने पर हैं, कल कौन होगा? अगर हर आह्वान पर भीड़ ऐसे ही कानून हाथ में लेती रही तो व्यवस्था बचेगी कैसे? कानून का पालन कौन कराएगा? सिस्टम या सड़क पर उतरने वाले लोग? हापुड़ में प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यहां पर AQI डेंजर लेवल को पार कर चुका है। हापुड़ में AQI 638 पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि AQI का ये अब तक का सबसे खतरनाक स्तर है। हवा में घुल रहे हानिकारक केमिकल और धुआं धुंध के चलते लोगों की सांसें फूल रही हैं। घना प्रदूषण छाए रहने से जिला गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।